बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी और अबूज़र आज हमें कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं आपके साथ हूं और हमारा और आपका साथ सुबह 9 से 11 बजे तक जारी और सारी रहेगा, जिसमें हम ढेर सारी मुख्तलिफ खबरें भी डिस्कस करेंगे। और आज चूँकि एक डिफरेंट स्टार्ट भी हुआ है और वैसे ही आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वो चाहे पंजाब है, वो सिंध है, सड़कें ज़ेर आब आ रही हैं, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहर इक़्तिदार में भी मुसलसल कल से बारिश वक्फे से जारी है और आज अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो सुबह से ही शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इस पर भी बात करेंगे और भी बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो ओवर द वीकेंड होती रही, जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में बारिशों से तबाहकारियां, लाहौर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद में मारगला और अतराफ के इलाकों में बारिश, मरी में वक्फे से रिमझिम, दादू में नदी नाले बह गए, नई गज डैम के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, सुबह भर में 3 राब्ता पुलों को नुकसान। कराची में बारिश के बाद हर तरफ पानी, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुल्क भर में आज से मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, थिएटर्स, जिम्स और पब्लिक पार्क्स ओपन होंगे। औकात कार की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स और मज़ारात। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह। इमरान खान का कहना है कि नए शहर आबाद किए जाएं। रावी मंसूबा न बना तो लाहौर के मसाइल बढ़ जाएंगे, इसलिए हमने 50 अरब की मालियत का मंसूबा शुरू करने का न सिर्फ फैसला किया बल्कि उसे मुकम्मल करने का भी इरादा किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में एपीसी के मामले पर इत्तफाक राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने एपीसी के मामले पर मुस्लिम लीग नून की खामोशी के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। वजारत इंसानी हकूक के तहत ख्वाजा सराओं में ईद पैकेज तकसीम का मामला। वजारत इंसानी हकूक ने ख्वाजा सराओं में ईद पैकेज तकसीम करने का इफ्तिताह तो कर लिया, लेकिन पैकेज तकसीम नहीं किया गया। प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या फर्क है, करेंगे इस पर तफसीलन बात। और सारेम बनेंगे हमारे आज के मेहमान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। मौसम की अपडेट्स तो आपको देंगे ही, मुख्तलिफ शहरों से आपको दिखाएंगे कि सूरत हाल क्या है। वो चाहे बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है या केपी के है, बारिशों का सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन वहीं पर जो सियासी हलचल है वो भी रुकने में नहीं आ रही। ईद के बाद कहा जा रहा था कि अपोजिशन की बैठक होगी और फिर एपीसी बुलवाई जाएगी, लेकिन ईद तो गुजर गई, इत्तफाक राय नहीं हो सका। वो जो अदम एतमाद की फिजा है बिटवीन ऑपोजिशन वो अभी भी कायम दायम है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना कि किरदार है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट अगर ये दोनों ही आपस में ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार रहेंगे तो फिर आवाम का क्या होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नासिर चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब ज्वाइन इन करने के लिए। सर, कैसा देखते हैं आप इस तमाम सिनेरियो को? ईद के बाद कहा जा रहा था एपीसी होगी और पता नहीं क्या प्रैक्टिकली जो है वो ऑपोजिशन अब एक्टिव नजर आएगी, लेकिन दोनों ही आपस में ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हैं। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एपीसी शुरू से ही मशकूक यूँ लग रही थी कि तीनों पार्टियों के अपने अपने मंशूर हैं, तीनों का अपना अपना तशख़्ख़ुस है, तीनों अपने अपने अंदाज में सोचते हैं जी। खासतौर से मौलाना फजल रहमान की तो पहले रोज से सोच ये थी कि असम्बलियों का हल्फ उठाया ना जाए। अब उस पर भी कायम है कि असम्बली गैर कानूनी है, नाजायज़ है, इनको होना ही नहीं चाहिए। और इस सोच को लेकर वो अपने धरने में आए, अपने जलसे में आए। बहुत लोग उनके पास अफवादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, उनके कारकुन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कारकुन डेडिकेटेड हैं उनके कारकुन, और इस पर मतलब इसको अंडरमाइन ना किया जाए। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, ये लोग इस हुकूमत को गिराने के अभी हक में नहीं है। मेरी इत्तलात के मुताबिक दोनों नहीं चाहते कि हुकूमत जाए और हुकूमत ने जो ये मसाइल खड़े किए हैं इकोनॉमी के, वो इनके सर पे आ जाएं। मतलब अगर आप 2 साल बाद का भी अंदाज़ा लगाएं इकोनॉमी का,
वो तब भी माइनस में ग्रोथ जाएगी जी। जीडीपी माइनस में होगी होगी जब जीडीपी 2 साल बाद ही माइनस में होगी तो ये लोग क्या करेंगे। तो दूसरा बात ये कि ये इस बात पे आमादा नहीं है कि असेंबली से इस्तीफे दिए जाएं दोनों। फिर मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ लीडर कौन बनेगा। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, शहबाज शरीफ और बुज़दार का कोई मुकाबला नहीं जी। शहबाज शरीफ ने बहुत काम किया है। अभी भी जो लाहौर आप देख रहे हैं जी जी कि वो डूबा नहीं बारिश में, वो उसकी इसी वजह से कि शहबाज शरीफ ने वहाँ बहुत काम किया और उसका मुकाबला बुज़दार से। लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ आती है बाहर, अगर वो ओपन होती है, वो तो तकलियाँ बैठी हुई हैं इस वक्त और नासिर सोच साहब, रही हैं ये अगर बहुत बड़ा है क्योंकि पिछले करीबन 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं शी इज नॉट एक्टिव एट ऑल, वो बाहर नहीं निकल रही हैं, अपने इवन पर्सनल ट्विटर हैंडल पे वो खामोश हैं। तो ये अगर बहुत बड़ा है, आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कहीं वो अपनी ये खामोशी तोड़ेंगी या इस बारे में कुछ बात करेंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर सरकार से मुराद में इमरान खान नहीं है, उन्होंने मुआहदा खिलाफ वर्जी की तो मरियम बीबी भी अपनी खामोशी तोड़ देंगी, बात है। अभी जो देखिए, फजलुर रहमान से आर्मी एक्ट पर इख्तलाफ हुआ था, पीपल्स पार्टी उन्होंने एक जगह पर थे। अभी अमेंडमेंट FTF वाले अमेंडमेंट पर फिर झगड़ा हुआ, नून और पीपल्स पार्टी एक तरफ थे। लेकिन इसमें मरियम की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया कि उनकी अपनी पॉलिसी क्या है, वो क्या करना चाहती हैं। आज राना सलाउल्लाह कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से मशवरे के बाद ये बात हुई थी। तो अगर मशवरे के बाद हुई थी तो मरियम को कम से कम ट्वीट कर देना चाहिए था कि हम असेंबली का फैसला मंजूर करेंगे, इस तरह का। लेकिन वो तो बिल्कुल गायब है। और ये उनका गायब होना मुस्लिम लीग के कारकुनों को चुभ रहा है। ये चुभ रहा है, वो चाहते हैं वो बाहर निकले, वो चाहते हैं वो इसी तरह जलसों को लीड करें। तो नासिर साहब, क्या आप समझते हैं कि जो रीजन आप बता रहे हैं यही रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट पीपल्स पार्टी और नून लीग में आ रहा है? मैं मौलाना साहब का नाम नहीं लूंगी इसलिए क्योंकि वो थर्ड फरीक नहीं बनते, उनका अपना एक अलग से पूरा एजेंडा सेट है और उसी को लेकर चलना चाहते हैं। ये दो बड़ी पार्टीज हैं जो लगा था कि ईद के पहले जो भी मीटिंग्स हुई, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें लगा कि शायद आपस में अब इस तरह से नजर आएंगे और आवाम का जो मसला है, बेसिकली महंगाई का जो मसला है, बेरोजगारी का जो मसला है, भूख और अफलास का जो मसला है, उसके लिए सड़कों पर निकलेंगे या APC में कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। वो तो आपस के मसले नहीं हल कर पा रहे। देखिए, बात सुनिए, तो आप जो बात करें ना, ये इतना बड़ा एजेंडा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो इलाकाई क्यों ना हो जी, वो उसको लेकर बाहर निकले तो वो लोगों को सड़कों पर ला सकती है। मेहनत करने के बाद मेहनत करना पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि लोग डीपोलिटिकलाइज हो चुके हैं। पिछले 10 और 12 सालों में लोग गैर सियासी हो गए। ये बड़ी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन नजरियाई तौर पर फलसफा मुझे ये बताता है कि जब लोग ना उठें, जब लोग सिसकी भी ना लें, जब लोग अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त करते रहें, तो इसका मतलब है उन्हें गैर सियासी कर दिया गया है। वरना यही कराची और लाहौर था ना कि जब अयूब खान थे तो चीनी की कीमत में 4 आने का इजाफा हुआ था और उनकी हुकूमत उड़ गई थी। भुट्टो साहब पे एक इल्जाम लग गया था कि उन्होंने वो रगिंग की है। क्या जुलूस जलसे थे, बेनजीर ने लॉन्ग मार्च निकाले, नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था कि तो जज बहाल हो गए। तो ये सिर्फ मोटिवेशन करने का अभी करंट सिनेरियो में अगर जिक्र करें तो आप क्या समझते हैं कसूरवार कौन है, नून लीग या पीपल्स पार्टी? क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत तो मुतहरिक नजर भी आ रही है, बिलावल साहब लाहौर भी आए, मुलाकातें भी की, उसके बावजूद अगर नून लीग अपफ्रंट नहीं आ रही है तो फिर कसूर वाज़ेह नहीं हो जाता? नहीं, मैं बहुत पॉलिटिकल अच्छा कार्ड्स खेल रहे हैं वो अपने। मैंने जैसे अर्ज किया ना, वो मलबा अपने सर पर लेने को तैयार नहीं है। आप उनको 2018 की इकॉनमी वापस कर दें। 5.5 ग्रोथ रेट था, स्टॉक एक्सचेंज 55,000 पे था, रुपए की कीमत में ख्याल है 100-105 थी शायद। वो उनको वापस कर दे, वो आ जाएंगे आपको और फिर जो तारीख चलेगी वो आप देखिएगा। वो ये नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं पूरा टाइम दें PTI को, पूरा एक्सपोज होने दें, क्योंकि PTI के पास ना तो मंशूर था, प्लान के लिए मनसूबाबंदी नहीं थी, टीम नहीं थी, उसके लिए जो एक ब्लू प्रिंट वो तैयार नहीं था, सिर्फ ख्वाहिशात थी।
ख्वाहिशात थी और बयानात थे और तकरीरें थी, और वो तकरीरें तो नासिर साहब, इस मंशूर तो था ना, वो इम्प्लीमेंट हो सका या नहीं, एग्जीक्यूट हो सका या नहीं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन मंशूर तो था ना। मंशूर था, उस पर मंशूर अमल करने के लिए होता है, मंशूर दिखाने के लिए नहीं होता। मंशूर का मतलब अवाम से वादा है कि हम आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये कहिएगा कि अब जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वाज़ेह हो गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान तो ना किसी के सुनते हैं, ना उनको ज़रूरत है किसी पार्टी की, तो उन्होंने, वो काफ़ी नाराज़ भी हो गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। क्या समझते हैं आप, मौलाना साहब का अगला स्टेप क्या होगा? बात ये कि उनका एक शेर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, दिल भी तोड़ा तूने, सलीके से तोड़ा तूने, बेवफाई भी आदाब से की जाती है। तो इल्जाम ये है कि बेवफाई के आदाब भी नहीं आते मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। देखिए, सीधी बात की तरमीम पर अगर एक फोन कर लेते फजल रहमान साहब को कि मौलाना ये तरमीम है और मंजूर करनी है, जिस तरह आर्मी टैक्ट मंजूर किया था ना जी, उसी तरह मंजूर करनी है, तो मौलाना को बुरा नहीं लगता। तो बेवफाई के आदाब तो कम से कम कर लेते ना आप, तो उससे शायद ये मामला नहीं बनता। मौलाना वापस आएंगे। अच्छा, मौलाना को वापस आना है। मौलाना आज नहीं तो सितंबर में वापस आएंगे, और शायद 7 सितंबर से पहले कोई जरगा चला जाए पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, और उनको वो मना ले, उसको मान जाते हैं। बड़े बहुत प्यारे आदमी है, बहुत जल्दी मान जाते हैं, कोई भी मना ले वो मान जाते हैं। आज इमरान खान जाके उनको मना ले कि आप कल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होंगे, मान जाएंगे वो। मसला नहीं है मौलाना का। मौलाना बहुत मज़ेदार शख्सियत है, बहुत शानदार शख्सियत, ठीक, उनको उसी हिसाब से देखता है। लेकिन आपने कहा कि अगर उन्हें किसी ने ना मनाया, जो कि वो आसानी से मान जाते हैं बकौल आपके, लेकिन अगर उनको किसी ने ना मनाया तो सितंबर में उनकी वापसी की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो देखी जा सकती हैं कि मतलब शायद वो सितंबर में फिर वापस आ जाए। देखिए, मेरा तो ख्याल है मना लिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं मनाया गया जी, तो फिर जो जलसा वो पेशावर में करेंगे वो देखने वाला होगा। ठीक है, ठीक है। नासिर कताई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। ऑपोजिशन का जो पॉलिटिकल है बेसिकली, उसके ऊपर बात कर रहे थे, और इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप कहेंगे, ओवर द वीकेंड एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि लाहौर में रावी अर्बन अथॉरिटी का इफ्तिताह किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, जो कि लाहौर तशरीफ़ लाए, और फिर उन्होंने वहाँ पर लाहौर के मसाइल, पंजाब के मसाइल और फिर पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र भी किया। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना होगा, खान साहब ये कह रहे थे, लेकिन आज की करंट सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर को बचाना वाकई बहुत ज़रूरी है। डूब रहा है लाहौर, जिस कदर बारिश हो रही है और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। बहरहाल जी, इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से काफ़ी एक्सप्लेनेशंस और एलेबोरेशंस हम उनसे अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। आसिम शौकत अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच आसिम साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप पहुंच गए खैरियत से, जो कि बाहर जो सड़कों की सूरत हाल है लाहौर की, जो अभी हम आपको अपडेट दिखाएंगे भी कि ज़ेर-ए-आब हुई है और पानी खड़ा हो गया जी। अच्छा जी, फिलहाल लाहौर को बचाना है, क्या प्लान है? अच्छा, मेरा ख्याल है एक लाइनर इस पर हो जाए, ये जो बाहर पानी की सूरत हाल है, जरूर। ये एक देखें सिंबल 72 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और लाहौर डेवलप हो रहा है पिछले 15-20 साल से। थोड़ी सी अपोजिशन पे तनकीद इस हवाले से कि बड़ा हमने सुना कि बड़े डायनामिक और बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बड़ी थी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे पिछले, चीफ मिनिस्टर साहब थे, लेकिन आप देखें कि जो परफॉर्मेंस का मॉडल था ना, वो ये था कि बारिश हुई है, पानी खड़ा हो गया है, सड़कें चौक हो गई हैं, कारोबार बंद हो गया है, मरीजों का जो ताल्लुक है अस्पतालों से वो ख़त्म हो गया है, और अब आपकी परफॉर्मेंस शुरू हुई है कि आप हैट पहन के, बूट पहन के पानी में खड़े हो गए हैं, कैमरा क्रू है, तस्वीरें उतरी हैं, और फिर जनाब वासा का अमला हरकत में आया है, पानी उतरा है हफ्ते 10 दिन के बाद, और मामूल आते जिंदगी दोबारा नहीं लगता था। क्या चलें 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस का मॉडल ये था। अब सिचुएशन देखें, पहली दफा पाकिस्तान में जो इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, एक परफॉर्मेंस का मॉडल चेंज होने जा रहा है। हमने 22 पॉइंट्स पूरे लाहौर में सॉर्ट आउट किए हैं, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पानी है, ना सिर्फ ये कि ये
इकट्ठा ना हो, आपके कारोबार जिंदगी को ब्लॉक ना करे, ये पानी आप स्टोर करें और फिर इस पानी को रीयूज करें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बना रहे हैं, हम ड्रेन्स बना रहे हैं, जहां जगह है वहां अंडरग्राउंड टैंक्स बन रहे हैं। पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉरेंस रोड पर 14 लाख गैलन का, वो आपने किया होगा, अप्रिशिएट भी किया था, वाटर रिजर्वायर्स जो बनाए जा रहे हैं, एग्जैक्टली मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो होना भी और जहां पर जगह नहीं है वहां पर हम पानी ड्रेन से निकाल के जो नियरेस्ट पॉसिबल अंडरग्राउंड टैंक होगा वहां करेंगे और उसके बाद फिर वो रोड वॉशिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फायर ब्रिगेड्स के लिए वो पानी रीयूज होगा, ताकि पाकिस्तान में जो साफ पानी मॉडर्न प्लानिंग है जिसकी लाहौर को जरूरत थी और जिसको साफ ऑप्ट भी कर रही है, वी अप्रिशिएट इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। अब जरा आ जाते हैं सूरत हाल अर्बन रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। बेसिकली इट स्टार्टेड इन बैक 2004, लेकिन मुख्तलिफ क्योंकि इनिशिएट तब लिया गया, बातें तब हुई। इट स्टार्टेड इन 1949 चले जब लाहौर के बिल्कुल बैक पे जाना चाह रहे हैं तो वहां गुलबर्ग डिजाइन हुआ, उस वक्त ये पहली दफा फैसला हुआ कि जो आपका नॉर्थ लाहौर है, ये जो लोहारी, भाटी, मोची गेट है, यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी को शिफ्ट किया जाए किसी खुली जगह पर। ये उस वक्त स्टार्टेड। अभी क्या प्लान है, क्योंकि ओवर द पीरियड डिफरेंट अदवारी हुकूमत आए, डिफरेंट पार्टीज की हुकूमत रही, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं स्टार्ट हो सकी थी। अब आपका क्या प्लान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? सबसे पहली चीज ये थी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एक विल होनी चाहिए कि हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है या हमने इस प्रोजेक्ट को टेक ऑन करना है। उसमें प्रॉब्लम्स दो आती थी मेनली, जैसे कि आपने कहा ना कि पहले भी ये डिस्कस होता था, पहले भी ये फिजिबल लगता था, लेकिन होता क्यों नहीं था। रावी किनारे शहर की बातें तो बहुत पुरानी है। शहर सारी दुनिया में अगर आप देखें तो ये रिवर टेम्स के बेसिकली ये वहां से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया कि उसके इर्द गिर्द जैसे आबादी है। अब होता क्या था, एक तो इसकी पॉलिटिकल रीजन है, जो मेन रीजन नंबर 1 इज पॉलिटिकल। होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि 15 साल 20 साल 30 साल इलेक्शन आ जाना है 5 साल के बाद। वो नेल्सन मंडेला ने एक दफा बड़ी जबरदस्त बात की थी कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, दे आई ऑन द अपकमिंग इलेक्शंस, और जो स्टेट्समैन और लीडरशिप होते हैं वो आने वाली नस्लों का ख्याल करते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क था। हमारी जो प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी थी वो कहती थी कि वो प्रोजेक्ट्स हमने करने हैं जो 5 साल में कंप्लीट हों, टेंजिबल हों, नजर आए, जिनको बेचकर वोट मिल सके। इमरान खान साहब का जो तरीकाकार है, ये विजन है, वो डिफरेंट है। ही थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। जब हमने बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया तो बड़े लोग थे मशवरा देने वाले कि सर इसके साए में आपके बच्चों ने थोड़ी बैठना है, सर लोगों ने इस सायों को, दरख्तों को देख के वोट थोड़ी देने हैं, सर आप वो काम करें जो नजर आए, वो काम करें जो हम इलेक्शन में सेल कर सके। लेकिन ही डिसाइडेड कि अल्टीमेटली एनवायरनमेंट एक प्रॉब्लम है, उसको हैंडल करना है हमने, ये हमारा मुल्क है। सो व्हाट हैपेंड, सेम हियर। ये अब 3 डेकेड्स पे मुहित प्रोजेक्ट है, 30 साल चलेगा ये प्रोजेक्ट। सही। और इसको बनाने के लिए आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपने अगले 5-3 साल के बाद इलेक्शन में जाना है। लेकिन सर 50 अरब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप अपनी जीडीपी की सिचुएशन देखें, इकोनॉमी की हालत क्या है। ऑलरेडी हम कहते हैं कि हमारे खजाने खाली हैं। गरीबों को रिलीफ देने के लिए, चाहे वो बिजली के बिलों की मद में हो, यूटिलिटी की मद में हो, खाने पीने की मद में हो, नहीं दे पा रही। ऐसे में क्या ये लग्जरी प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं होगा? ऑल्दो इट हैज अ ब्राइटर साइड कि फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है, बट प्रेजेंट तो सवाल है आम आदमी का। अच्छा, मैंने आपसे शुरू में कहा था इसकी 2 रीजंस हैं, एक पॉलिटिकल, वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की कि पॉलिटिकल। दूसरा जो रीजन मैंने आपको बताना था वो आपने बीच में खुद ही कह दिया, दैट वाज फाइनेंशियल। क्योंकि जैसे आपने बताया, दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, और एवरीबडी नोज कि हमारे माशी हालात ऑलरेडी क्या थे और कोविड के बाद हम किस सिचुएशन में हैं। कोविड से पहले भी कोई अच्छे नहीं थे। Exactly, हम बड़ी एक टफ पोजीशन से गुजरे थे, एवरीबडी नोज, और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। हम अपोजिशन को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, फिर हमने जो भी कोशिश की। अपनी गलतियां मानते हैं, गलत पॉलिसीज या गलत डिसीजंस, ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। इकोनॉमी पे आप एक प्रोग्राम अलग रखें होती है। मेरे ख्याल से ये बड़ापन होता है, आप अपनी गलती मान के मूव ऑन करें। मैं ये समझता हूं कि इकोनॉमी को ना आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते हैं, ये एक कंटिन्यूटी होती है, और इट इज सच अ ट्रिकी सब्जेक्ट कि 1.5-2 सालों में ना कोई इकोनॉमी खराब हो सकती है एक हद से ज्यादा, ना कोई एक इकोनॉमी जो है ना वो एकदम ग्राफ ऊपर जा सकता है। इकोनॉमी को छोड़ के हम थोड़ा ब्रॉडर डायरेक्शन देख लेते हैं, गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। डू यू थिंक कि गलतियां हुई हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ओवरऑल इन 2 सालों में? जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो डिसीजंस गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। असल चीज आपकी रिएक्टिव नेचर होती है। आपने नोट किया कि हमने हाईएस्ट लेवल पर अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया था व्हेन वी वर नॉट सैटिस्फाइड।
इफ यू रिमेंबर कि ये रिएक्शन जो था ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया था। तो अभी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है? मैं आपसे कहता हूं कि आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये तो हमारे मुंह से बात सुनेंगे ना, फिर आपकी तसल्ली नहीं होगी। आप जितने इंटरनेशनल क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके मुंह से भी सुन लेंगे, तसल्ली कर लेंगे हम। वी विल टेक योर वर्ड फॉर इट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनको देख रहा था कि इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डायरेक्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वो इस वक्त सही सिमत में चल रही है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है कि आप देखें ना, आप 28 पॉइंट बेहतर हुए हैं ईज ऑफ बिजनेस में, फिर जेपी मॉर्गन्स है, फिर एक इकोनॉमिक, फिर एक चीज होती है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कि आपके मुल्क में बिजनेस करने की आज़ादी अब कितनी बढ़ती जा रही है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें हम जो है इंप्रूवमेंट आ रही है। जेपी मॉर्गन्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने बैंक्स को कहा है कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं ऐसे भी हैं व्हिच डजंट गो इन योर वे, बट कमिंग बैक ऑन द टॉपिक जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं दूसरा फैक्टर एक्सप्लेन करूं, मैं चाहती हूं वहीं से कंटिन्यू फैक्टर था, लेकिन आपने ये इकोनॉमी पे मिस नहीं करना, आपने किसी दिन प्रोग्राम रखना है कि हमने फॉरेन रिजर्व अकाउंट किस तरह किए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या सिचुएशन थी, रावी अर्बन डेवलपमेंट, हाउ इट्स गोना हेल्प फाइनेंशियली लोगों को या लोगों के लिए। इसमें जब तक ये मुकम्मल नहीं होता, बात की तो ऑब्वियसली प्लानिंग है, लेकिन जब तक मुकम्मल नहीं होता, हाउ इट्स गोना बेनिफिट आवर पब्लिक। देखें, इसमें ना 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा चार्म होता है या सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन होती है कि इनडायरेक्टली वो 43 इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करती है। एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जब आप एक घर बनाते हैं ना, तो 43 इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें कंज्यूम हो जाती हैं कंप्लीटली। तो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब शुरू होती है, इसका मतलब ये है कि बैक एंड के ऊपर 44 इंडस्ट्रीज जो हैं वो बेनिफिट हो रही हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो हम इसके अंदर लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं वो ये है कि 90% लोकल आइटम कंज्यूम होगा। वो आपकी सैनिटरी है, वो आपकी ब्रिक्स हैं, वो आपकी सीमेंट है, वो आपका वुड है, वो आपका फर्नीचर है, व्हाटएवर आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उठ जाएगी। नंबर 1, इफ आई एम नॉट कटिंग यू, कता कलामी माजरत, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में बड़ी देर से पनप रहा है, बिल्कुल नोट कर लें आप, कि कंस्ट्रक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही कंस्ट्रक्शन है जब पिछले दौरे हुकूमत में अगर मुस्लिम लीग नून करती थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देके लग्जरी कह दिया जाता था। ऑल्दो तब भी कंस्ट्रक्शन में इतने ही डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते थे, तब भी इतने ही लोगों को रोजगार भी मिलता था, लेबर इन्वॉल्व होती थी, मुल्क की एक जैसे कहते हैं ना पहिया चलता रहता था, इकोनॉमी को फायदा होता था, तब ये लग्जरी क्यों था और अब क्यों नहीं? अच्छा सिमल, पहली चीज तो ये कि ये आपकी बात पार्शियली दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो डेवलपमेंट का मॉडल है ना, उसमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमारी तनकीद ये थी कि पिछले जमाने में एजुकेशन के लिए पैसा नहीं जा रहा, कंस्ट्रक्शन एजुकेशन का कट बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लगा। एचईसी का क्या हाल है? एचईसी नहीं, अभी अगर आप लोअर एजुकेशन देखें, आपका स्कूल एजुकेशन देखें, तो उसमें हमने फंड्स बढ़ाए हैं जहां पर आपकी फाउंडेशन बन रही है उसमें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे लिए डेवलपमेंट मॉडल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बाकी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, उस जमाने में फिर खैर किकबैक्स, कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा शोर था, और जितने प्रोजेक्ट हो रहे थे उनको आपको सब्सिडाइज करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल, मेट्रो एक प्रोजेक्ट बना, आपको पता है 28 बिलियन रुपीस पर एनएम की सब्सिडी दी जा रही है उसके ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट है ये सेल्फ सफिशिएंट होगा। अब मेरा ख्याल है हम उस एस्पेक्ट पे बात करें जो आपने शुरू किया था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इसको क्यों करना जरूरी है। चले, मैं आपके ये सारे टाइम चुके हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन आपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स बताए वो एक्सप्लेन जो आप जिस तरह से कर रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे मुसलसल कहा जा रहा है आप इसको करें, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होता है, अगर इसी के जवाब में आप अपना पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने फ्लैट लेना है, क्या मैं ले सकूंगी वहां पर? बिल्कुल, देखें सबसे बड़ा जो भी आपने कहा पैसे कहां से आएंगे, जैसे ही हम लैंड एक्वायर करेंगे आपका लोकल और इंटरनेशनल डोनर जो है वहां इन्वेस्टमेंट करने आ जाएगा। जब आप उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे, बिजनेसमैन कहां जाता है? जहां उसको पैसे मिल रहे हैं, जहां उसको प्रॉफिट मिल रहा हो। कब तक शुरू हो जाएगा? देखें, ये फेजेस में डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई है। पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। और जो आपकी नॉलेज सिटीज बन रही हैं, जो आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो आपकी स्पोर्ट्स सिटी बन रही हैं, ये फेजेस में डिफाइन कर दिया गया है। पहला फेज कब तक कंप्लीट होगा जब लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो है आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं, इनके लिए
होता क्या है, अगर आपको कोई थोड़ा सा सरकारी इस तरह होता है कि PC1 बनता है जहां प्लानिंग होती है, उसके बाद सरकारी प्रोजेक्ट्स में PC2 बनता है जिसके अंदर आपकी फिजिबिलिटीज तैयार होती है। इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट्स की PC2 फाइनल स्टेजेस में है, कुछ का PC2 स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपकी फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, मैं एक बात जरूरी है ये बताना, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बट आई एम आस्किंग यू द लास्ट क्वेश्चन, एक बात मेरी सुन लें, बाय दिस टाइम ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या ये पॉसिबल होगा कि लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे? इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी, इतनी डेवलपमेंट पहले फेज में आपकी बाउंड्री वॉल्स कंप्लीट होकर लैंड एक्वायर हो चुका होगा, और अभी भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है वो द गुड न्यूज दैट इज अबाउट टू कम कि उसने जो आपके 6 फिल्टर प्लांट्स और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स हैं उनके लिए फंडिंग की रजामंदी जाहिर कर दी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आसिम साहब, गुड लक विद दिस प्रोजेक्ट, ऑल्दो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। होप जो प्रॉमिसेस किए गए हैं आवाम से वो पूरे हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर दोबारा होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और इशू जिस पर हम बात करेंगे, वजारत इंसानी हकूक के तहत ख्वाजा सराओं के लिए ईद पैकेज अनाउंस किया गया और ज़राए के मुताबिक ये पैकेज UNDP के ताउन से तकसीम किया जाना था। और इस पैकेज के तहत वजारत इंसानी हकूक को ज़राए ये बताते हैं कि ईद पैकेज की मद में 25,000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद रकम मिल चुकी है। लेकिन ये पैकेज गया कहाँ? ख्वाजा सराय ये कहते हैं कि हमें कॉल्स आई, हमारे से ID कार्ड नंबर और तमाम एड्रेस वगैरह मालूम किया गया, लेकिन ईद गुजर गई, बट उसके बावजूद ये ईद पैकेज जो है वो तकसीम नहीं हो सका। ना ही किसी ख्वाजा सराय को इस पैकेज के तहत कोई रकम मिली है। फ़ोन पर जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, ख्वाजा सराय ये कहते हैं कि फ़ोन पर जो उन्हें इतलात दी गई थी कि 10 से 15,000 पर पर्सन जो है वो उन्हें फ़ंड की मद में ये पैसे और ये रकम दी जाएगी, लेकिन ये कहाँ गए कुछ पता नहीं। अब ये नाकिस कारकर्दगी है या ये रकम कोई खा गया, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस पर हम बात जरूर करेंगे। एक ट्रांसजेंडर लुबना हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें वजारत इंसानी हकूक की तरफ से एक कॉल भी वसूल हुई, तमाम इंफॉर्मेशन भी उससे ली गई, लेकिन उसके बाद किसी ने उनसे राबता नहीं किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी लुबना, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग सुनाएं, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब ये कहिएगा, ये आपको कब पता लगा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए ईद पैकेज अनाउंस हुआ है और जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है वजारत इंसानी हकूक, उनकी तरफ से ये पैसे पर पर्सन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? लुबना, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हमें पता चला था कि मतलब कि जितने भी मतलब ट्रांसजेंडर है हमारे, उनको इमदाद दी जाएगी, उनको पैकेज दिया जाएगा, लेकिन जो वजीर इंसानी हकूक वाले उन्होंने पता नहीं किसको लीडर हमारा बना दिया है। को पता नहीं, हमें तो शीमेल लगते ही नहीं, शीमेलों वाली हमदर्दी नहीं, पता नहीं कैसे कि लोग कौन से कुजियों में गुड़ तोड़ रहे हैं और कौन से तुड़वा रहे हैं, हमें तो कोई इल्म नहीं, कोई खबर नहीं क्या हो रहा है। और हमें तो गवर्नमेंट से एतराज़ है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम बनता है कि हम तक हमारी इमदाद पहुंचाना। बिल्कुल ठीक। अच्छा लुबना, कितना अर्सा पहले आपको फोन कॉल आई थी? आपका ताल्लुक कौन से जिले से है, थोड़ा ये भी बताइएगा। लुबना जी जी, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से आपको कब कॉल आई थी? मुझे आई थी तकरीबन छोटी ईद के फौरन बाद। छोटी ईद के फौरन बाद, और उसके बाद आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया? नहीं, किसी ने भी नहीं राब्ता किया है, लेकिन इतना मुझे पता चला है कि मतलब इतना फंड वगैरह गवर्नमेंट ने और लोगों ने दिया है और इन लोगों तक आया है। लेकिन हमारे ख्वाजा सराय, मेरे निगरानी में ख्वाजा सराय, मेरे तकरीबन 250 ख्वाजा सराय में उनकी अगवाई भी दिलवा सकती हूँ कि किसी को, वो हमारे 250 ख्वाजा सराय में से बीच में जो 50 है वो तो बीमार है बेचारे, उनको भी कुछ नहीं मिला, और 250 ख्वाजा सराय को हमारे में कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने किसी से जाके राब्ता किया? किसी डिपार्टमेंट में आप लोग गए हैं? किसी से मुलाकात हुई आपकी? मुझे एक मैम का फोन आया था कल,
तो उन्होंने मुझे बोला था कि दूसरा पता नहीं, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने मुझे बोला कि इतना इतना आप लोगों के लिए हमने पैकेज दिया है और राशन वगैरह दिया है और पर पर्सन कितने पैसे बताए थे, लोगों को पैसे वगैरह दिए तो आप लोगों तक पहुंचे। तो मैंने कहा हम तक तो नहीं पहुंचे, अगर पहुंचे हो तो हम बता देती हैं आपको, इसमें कौन सा कोई मसले वाली। अच्छा लुबना, ये बताएं क्या वादा किया गया था? ये जो मैम का आपको फोन आया, उन्होंने क्या कहा कि एक ट्रांसजेंडर को, एक ख्वाजा सरा को कितने पैसे मिलेंगे इस पैकेज के तहत? ये मेरे तकरीबन जो बीमार है ख्वाजा सरा उनको 15-15 हज़ार बोला, और जो बीमार मतलब जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है 3 महीने तक देंगे हम, मकान का किराया भी, बिजली का बिल भी और अच्छा। मतलब घर का राशन भी 3 महीने तक का हम पैकेज देंगे उनको। बिल्कुल सही लुबना, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। वादे और ख्वाब तो बहुत दिखाए गए इन को, जो डेफिनेटली इकोनॉमी इफेक्ट होने से, कारोबार मुतासर होने से, कोविड-19 से शदीद मुतासर हुए, और ये वादे यूटिलिटी बिल्स की मद में, ग्रॉसरीज की मद में, घर के किरायों की मद में और फंड्स की मद में किए गए, लेकिन अभी तक वफा नहीं हो सके। मैं मिनिस्टर साहिबा शीरी मिजारी साहिबा से कहूँगी कि प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर। ये वो लोग हैं जो हु लुक अप टू द गवर्नमेंट, और ये जो इनका राइट है, जो ये फंड इनके लिए आए हैं, इन तक अगर पहुंच जाएं तभी इनको रिलीफ मिलेगा। एंड आई रियली होप कि गवर्नमेंट इस मामले को टेकअप कर ले। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है खूबसूरती। खूबसूरत लगना सब लोगों का हक भी है, और इसके लिए अब बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं मेडिकली, जो कि सेफ़ भी समझे जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम होने की वजह से वो देरपा भी होते हैं। लेकिन फिर कहा जाता है कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो मॉडर्न साइंस ने ऑप्ट तो कर लिए, लेकिन बड़े लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स, और उसके बाद उनका असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी चीज़ जो मेडिकल साइंसेज में अगर प्रोलॉन्ग करानी हो तो वो ऑथेंटिक सर्जन ही कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक ऐसे प्लास्टिक सर्जन मौजूद हैं जिन्होंने पेशबहा नामों को ट्रेन किया, उस्तादों के उस्ताद भी हैं और ख़ुद भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी में। इस पर हम बात करेंगे। एक्स चेयरमैन शेख जायद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आपके हाथों में ना वो जादू है, जिसे कहते हैं कि खूबसूरत दिखना है तो आपके पास आना चाहिए और वो आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह से चेंज हो सकते हैं। इज इट ट्रू? आपने बड़ी अच्छी बात की। असल ब्यूटी जो है ना, दैट इज़ ब्यूटी फ्रॉम विद इन। तो हम ज़ाहिरी खूबसूरती जितनी मर्ज़ी कर लें, आपको कोशिश हम सबको यही करनी चाहिए कि अंदर से भी खूबसूरत नज़र आएँ। बिल्कुल। लेकिन एक सुबह सुबह बारिश में मुझे एक हदीस याद आ रही थी कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बु जमालुन, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो ये एक बड़ी एक लतीफ़ सी आपका जज्बा होता है, और मेरे ख्याल हर बंदे का इंस्टिंक्ट भी होता है। आई एम वेरी लकी कि जहाँ हम बर्न्स और कैंसर और इस किस्म के लोग को ट्रीट करते हैं, साथ ही साथ ये जो लतीफ़ जज्बा है इसको भी हम साथ लेके चलते। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने लुक से आप मुतमईन हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बचपन से पता है मेरा नाक बहुत मोटा है, बट आई एम ओके विद इट, तो मैं खूबसूरत दिखूंगी और सारी ज़िंदगी अपने लिए खूबसूरत ही रहूँगी। बेसिकली तो ये आप अपने लिए करा रहे। कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है कि ओहो मेरी तो नाक बहुत मोटी है, मेरा मुंह थोड़ा स्लीक है, तो इसको थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, जो एक खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, फिर वो आपके पास आते हैं। तो ये प्रोसीजर्स जिनका मैं जिक्र कर रही थी, टेम्परेरी भी हैं, परमानेंट भी हैं, व्हाट डू यू रिकमेंड? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है जी। और दैट इज़ वाई आई ऑलवेज स्ट्रेस अपने जो जूनियर्स हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, माशाल्लाह मेरे अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनीज़ पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जन जो बन चुके हैं वो हैं। मैं उनको यही स्ट्रेस करता हूँ जी कि आपको सीखना हर कुछ चाहिए, ताकि आप पेशेंट को उसकी नीड के मुताबिक प्रॉपर मशवरा दे सकें। मसलन अगर आप फेस में देखें तो फेस में आप लेज़र्स भी कर सकते हैं, आप बोटॉक्स, फिलर्स आपने बड़े नाम सुने होंगे। बिल्कुल। ये इनको नॉन इन्वेसिव और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं। फिर आपने सुना होगा वेम्पायर फेस लिफ्ट और नेफरटिटी फेस लिफ्ट, वो भी आप कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आप मिनी फेस लिफ्ट भी कर सकते हैं, फिर आप एक प्रॉपर फेस लिफ्ट जी, फिर आप एक मेन फेस लिफ्ट कर सकते हैं। सो गोया ये सारी रेंज आपको जहाँ पे अवेलेबल हो, यकीनन वो बेस्ट होगा ना जी। वरना अगर किसी के पास सिर्फ एक लेज़र है तो वो हर चीज़ का इलाज उससे ढूंढेगा। तो इसलिए बेहतर ये है, मैं अपने जूनियर्स को भी यही कहता हूँ और बाकी सब डॉक्टर साहिबान को भी, कि अपनी लाइफ के शुरू में शॉर्टकट ना ढूंढें। प्लास्टिक सर्जरी की जो ट्रेनिंग है ना जी, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी आती है एंड पे, उसमें पहले आपको सर्जरी करनी पड़ती है, वो आप यहाँ से करें या बाहर से करें, जिस तरह मैंने दोनों डिग्रीज हैं, FRCSB FCPSB। फिर उसके बाद आप प्लास्टिक सर्जरी की एज सच ट्रेनिंग करते हैं, फिर एंड पे आपको कॉस्मेटिक सर्जरी आती है। आप देखें, आपने किसी के चेहरे पे से खेलना है या कुछ, तो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो टर्म है उसमें और कॉस्मेटिक सर्जन में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी की एज सच कोई डिग्री नहीं है कि आपने 6 महीने कहीं काम किया और आप कॉस्मेटिक सर्जन। बिल्कुल ठीक। उसके लिए पहले आपको, जिस तरह आपको you have to have all the experience and that कहते हैं ना, जिस तरह किसी भी फील्ड में एक्सेल करने से पहले आपको पहले O लेवल्स मैट्रिक तो करना पड़ता है ना, फिर उसके बाद FSC, फिर आगे। अच्छा, कॉस्मेटोलॉजी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और उससे बड़ी लिमिटेड एक तो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं और नॉन इन्वेसिव सर्जरी वाली चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, और इसका हम जिक्र अगर कर लें। प्लास्टिक सर्जरी कैसे लोगों को हेल्प करती है अपनी खूबसूरती को इन्हांस करने में, ऑल्दो इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब भी नर्व सर्जरी की बात होती है या जब भी बर्न पेशेंट्स का हम जिक्र करते हैं, तो उनकी रीजनरेशन ऑफ द स्किन और फिर किस तरह से वो बैक टू लाइफ आ सकें, उसमें तो नो डाउट कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट टॉपिक चूँकि आज हमारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, तो हाउ कैन हेल्प पीपल? पहले तो मैं आपकी वो लोगों का आमतौर पर मिथ है कि जी प्लास्टिक से मुराद ये कि हम कोई प्लास्टिक वगैरह लगा देते हैं और इस पे बड़े सारे आपने देखा होगा मीम्स और जोक्स भी बने हुए हैं। असल में प्लास्टिक जो है ना, वो प्लास्टिकोस से निकला है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोल्ड करना। ठीक। तो आप ये देखिए कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी की एक छोटी सी ब्रांच है। जी। और प्लास्टिक सर्जरी में जहाँ आपने देखा होगा बच्चे पैदा होते हैं क्लेफ्ट लिप पैलेट के साथ, जिनको हमारे गांव में आमतौर पे लोग चांद ग्रैंड कह देते हैं, और वो सारा होंठ कटा हुआ, जी होंठ कटा हुआ, या बूढ़ों को जो स्किन के कैंसर हो जाते हैं। औरतों में आजकल पाकिस्तान में छाती का कैंसर बड़ा आम है। हम जब जनरल सर्जन्स वो कैंसर को निकाल देते हैं तो हम वहाँ पे वो वाला ऑर्गन रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस्ड और बहुत स्किलफुल काम है। और इसमें हम, जैसे आपने फरमाया कि हम ना सिर्फ नर्व्स बल्कि खून की छोटी छोटी नालियों को जो आम आंख से देखी भी नहीं जा सकती, उनको आपस में माइक्रोस्कोप के जरिए जोड़ते हैं, और ये ऑपरेशन 10 और 12 घंटे तक मुहित होते हैं। तो लेकिन फिर इसके साथ ही अगर आप किसी घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाहर खूबसूरत सी टाइल्स लगाते हैं, वो कॉस्मेटिक पार्ट है। मतलब अगर आपके चेहरे पे कोई स्कार है, आपने जैसे फरमाया किसी की नाक बहुत भद्दी है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर उसको इस तरीके, इस वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम लो है, तो उससे वो कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और यहाँ आपको पता है सासों को 7वां नाक बहुत पसंद है, इसीलिए मेरी प्रैक्टिस का मेन पार्ट भी राइनोप्लास्टी या नोज जॉब है। मैं इसीलिए बार-बार उस पर आ रही थी, बिकॉज आई नो डॉक्टर साहब, और मैं काफ़ी हम लोग डिस्कशंस भी करते रहते हैं, और मुझे पता है कि ये जो राइनोप्लास्टी है ना, उसकी आप एक्सपर्ट हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर हम जिक्र करें फीनी नाक का हमारी सोसाइटी में, कैन यू इमेजिन, ओवरऑल पता नहीं क्यों एक चीज़ बन गई है कि ओ हो लड़की खास तौर पर, इसका तो नाक ही बड़ा फीना है। ये फीना नाक क्या होता है और क्या इसका इलाज मुमकिन है? क्या आप अपनी नाक को तीखा कर सकते हैं? देखें, एक नाक तो अगर आप अपने साइड व्यू पे देखें तो एक नाक तो वो है जो हम्प होगा जिसमें आगे जो तोते की तरह, जी। और एक नाक होगा जो बिल्कुल बैठा होगा, उसको हम अंग्रेजी में सैडल नोज, और जी यहाँ से वो बैठा होगा, तो इसको आमतौर पे फीना नाक कहा जाता है। अब मुझे आमतौर पे दादियाँ नानियाँ होती है ना, वो सबसे पहला कमेंट, ओहो कुड़ी दा नक बड़ा फीना, कुड़ी दा नक फीना।
अच्छा, उसमें ना जी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि मुझसे जब आमतौर पे लोग पूछते हैं, वालिदैन आमतौर पे पूछते हैं कि जी ये कब कराना चाहिए बेटी का, हाँ। तो मैं कहता हूँ मंगनी से 1 साल पहले क्योंकि राइट एज वही है जब आप रियलाइज करते हैं। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अब एडवांस ऐसा हो गया हुआ है कि हम वो फिनी नाक को बगैर सैडल नोज को बगैर किसी सर्जरी के भी नॉन इन्वेसिव तरीके से भी उसको लिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, जी, और आजकल वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है? वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है और थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड भी हो सकता है। परमानेंट प्रोसीजर के लिए अलबत्ता आपको किसी उसमें जाना पड़ता है और उसके लिए बड़े इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं। जिस तरह टर्की का एक प्लास्टिक सर्जन है एरोल, उन्होंने एक टर्किश डिलाइट के नाम से आपकी अपनी कार्टिलेज को वो मिठाई की तरह रोल करके तो हम वो नाक के अंदर डाल देते हैं, जिससे नाक आप जितना चाहें वो लिफ्ट हो जाता है। इज इट अनकंफर्टेबल? क्योंकि लोगों का ये बड़ा कंसर्न होता है कि ये ऑड लगेगा तो नहीं, ये नेचुरल दिखेगा या नहीं। ये आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है। जो अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी है ना, उसको नजर नहीं आना चाहिए। जिस तरह आप देखें, मैं आमतौर पर बहुत से सेलिब्रिटीज की करता हूँ और कर चुका हूँ। आपको आपसे ये आपकी डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर अगेन ये आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक के दौर में ये हमारी बड़ी प्रोफेशनल ज़रूरत है कि हम पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखें। इसीलिए अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे अब कहिएगा कि लोग क्यों नॉन इन्वेसिव सर्जरी पार्ट की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि उनको एवरी 6 वीक्स या 8 वीक्स उसको रिन्यू कराना पड़ता है? व्हाई डू दे थिंक कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है इंस्टेड ऑफ गेटिंग द परमानेंट वन? क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं परमानेंट वन के एक प्लास्टिक सर्जन से करा के? ऐसा बेहतर नहीं है कि आप एक ही दफ़ा करा लें और फिर वो चलता रहे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द शॉर्ट टर्म? जी देखिए, एक तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आप हर कोई चाहता है कि वो लंच टाइम पे जाए और कोई ऐसा प्रोसीजर करा के आ जाए कि वो अचानक बाबी डॉल लगना शुरू हो जाए। तो ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। दूसरा मेरा ख्याल है हमारे स्टॉप ना करना पड़े। दैट्स राइट। दूसरा हमारे मेरा ख्याल है मुआशरे का भी एक ट्रेंड है कि हम अर्तुरुल को तो हकीकी समझते हैं और कोरोना को हम अफसानवी समझते हैं। बिल्कुल सही। तो हम एक उस दुनिया में रहते हैं जहाँ हमारी फीलिंग हो कि जी हम जो है वो सब कुछ फौरी चेंज हो जाए और हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना करना पड़े। कमर्शियल और प्रोफेशनल डॉक्टर्स में फ़र्क ही ये होता है जी कि जितना आप गुड़ डालेंगी इस चाय में उतनी मीठी होगी। सो अगर आप नहीं डालेंगे तो मेरी चाय कितना फीकी होगी। तो इसलिए अगर आप कोई परमानेंट वन टाइम प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो जो कि परमानेंट भी हो तो उसके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे जिनको आपको डील करना पड़ेगा, बट आफ्टर रिकवरी वो आपके लिए एक मेंटल जैसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन होगी। आप देखिए, आप चाय के भी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन बचपन से हम ये सुनते आए थे कि मैंने ये फ्लां एक्टर एक्ट्रेस की तस्वीर निकाली, तस्वीर नहीं है मतलब मेरा बेसिकली तो रन डाउन है, बट मैं आपसे कहूँ मुझे इसके जैसा बनना है। तो वो नॉर्मली ये लगता है कि प्लास्टिक सर्जन्स कैन डू द मैजिक कि मैं किसी भी तरह की अपनी शक्ल मोल्ड करा सकती हूँ। इज इट ट्रू? आपने बड़े प्रोग्राम्स देखे होंगे, मम्मी मेकओवर और इस तरह के मुख्तलिफ सीरीज़। आप देखें ना, हम टमी टक, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट लिफ्ट, नेक लिफ्ट, फेस हेयर ट्रांसप्लांट, उससे आप ट्रांसफॉर्म तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं एग्जैक्टली हो। और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करूंगा। आपके चेहरे पे जो अल्लाह ने आपका नाक बनाया ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर कराएं, लेकिन अगर एक चौड़े चेहरे पे आप समझें कि एक पतली सी नाक लगी हो तो वो आपकी नाक ऐसी है और आप कहें मुझे सबा कमर जैसी नाक चाहिए तो वो नहीं हो सकता, एंड इट वोंट लुक गुड ऑन योर फेस। ये डॉक्टर साहब की मेडिकल ओपिनियन है। सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, और बड़े जबरदस्त तरीके से आपने बड़ी छोटी छोटी चीजें और मिथ्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो ये है वो मेडिकल ओपिनियन जिसको आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है, ताकि अगर आप अपने फेस में कुछ चेंज कराना चाह रहे हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन और एक्सपर्ट के हाथ आपके चेहरे पर लगना ज़रूरी है। ऐसे ही किसी के पास जाकर अपने मुंह को मज़ीद ख़राब नहीं कराना। ये दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे फ्रॉम दिस सेगमेंट। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत सी प्रोवर्ब्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल रूटीन में बोलते हैं तो उनका मतलब हमें समझ आ जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत अच्छा काम करे तो एकदम से मुंह से निकलता है चीते लगे हो, तो वो जो चीते का एक वर्ड है वो बेसिकली स्पीड को भी शो करता है, एक्यूरेसी को शो करता है, परफॉर्मेंस को शो करता है और उसके साथ साथ आपके ट्रस्ट को शो करता है। और ऐसी ही एक एप्लीकेशन है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी काम करा सकते हैं, वो चाहे फूड डिलीवरी है, वो चाहे प्रोडक्ट डिलीवरी है, या कुछ भी आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आपको ट्रस्ट होता है, आपको स्पीड पे यकीन होता है और आपको होता है यार ये चीते लगे हैं कि इन्होंने हमारा पार्सल पहुंचा दिया। सो ना सिर्फ ये कि आपकी डिलीवरी और आपके लिए सहूलत प्रोवाइड करता है, बल्कि और भी बहुत सी ऑनलाइन इनोवेशंस का इनिशिएटिव लिया है चीते ने, जिसमें हम अगर जिक्र करें कोरोना वायरस कोकेयर का, तो इट्स अगैन अनदर एप्लीकेशन जिसके तहत लोगों को एक तो कोविड-19 इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ जो लोगों की कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम सब जानते हैं अब तक के कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैलता है थ्रू चेन इंटरैक्शंस, तो ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करती है कि किस तरह आप अपनी उस चेन को डिफाइन करके उनको भी अलर्ट कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। प्रोडक्ट मैनेजर चीते इंशाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सीमल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमें चीते के बारे में बताइएगा। तो चीते की बुनियाद तकरीबन 4 साल पहले रखी गई। तो हम लोग बेसिकली लॉजिस्टिक स्पेस में काम करते हैं और फूड डिलीवरी हमारा मेन फोकस होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फोकस हमारा ग्रोथ के ऊपर है। सो अब हम ना सिर्फ फूड डिलीवरी कर रहे हैं बल्कि फार्मेसी और ग्रोसरी यानी कि अद्वियात की फराहमी आपकी डोर स्टेप्स पर, सौदा आपके डोर स्टेप्स पर आ जाएगा एंड विद इन मिनट्स। और ये कोविड-19 की वजह से इसमें ऐड ऑन हुआ? डेफिनेटली इसमें ऐड ऑन हुआ कि हम लोगों का एक और बहुत बड़ा फोकस ये रहता है कि हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी होम ग्रोन कंपनी, हम लोग पाकिस्तान के लिए क्या काम करें, पाकिस्तान की आवाम की आसानियों के लिए क्या काम करें। सो सीइंग द कोरोना वायरस सिचुएशन, और अब आपको पता है कि 2,80,000 कंफर्म केसेस पाकिस्तान में हैं, तो हम लोग रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, द सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर बट इट्स स्टिल डायर। तो हम लोगों ने ये सोचा कि बीइंग अ टेक कंपनी हमारे पर जिम्मेदारी आती है कुछ करने की। सो इंटरनेशनल आपने ऐप्स देखी होंगी, सिंगापुर में एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, यूके की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स हैं, उनसे इंस्पायरेशन लेके हमने एक अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बनाई है जिसका नाम है कोकेयर, और ये बहुत एंड्रॉयड और iOS पे डाउनलोडेबल है। सो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये करती है कि सिमल आपके फ़ोन में है कोकेयर और मेरे फ़ोन में है, और ये बैकग्राउंड पे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्शंस बनाती है, ये मीटिंग्स बनाती है, और गॉड फॉरबिड कुछ अरसे बाद मुझे कोरोना वायरस के सिम्टम्स फील होते हैं, खुदा ना खास्ता मुझे हो जाता है, खुदा ना खास्ता आपको हो जाता है, यू वुड फील द सिम्टम्स एंड देन आप अपने आप को टेस्ट कराती हैं, आप पॉजिटिव निकल आती हैं, आप अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करेंगी इस ऐप में, ठीक है, और इस ऐप के थ्रू एनोनिमसली आपकी शनाख्त को बिल्कुल खुफिया रख के ये जितने भी आपने 21 दिन पहले कॉन्टैक्ट्स बनाए थे उन सबको एक नोटिफिकेशन जाएगी कि आप एक कोविड-19 पेशेंट के सामने मुमकिन तौर पर आए थे और आपको अपने सिम्टम्स पे चेक रखना है या फिर डॉक्टर से रुजू करना है। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बिल्कुल ना सिर्फ खड़ा उतरती है बल्कि आज से उन ऐप से बेहतर है, क्योंकि बहुत फीचर रिच ऐप है। इसमें एक स्क्रीनिंग टूल भी है जो इस बेसिस पे आपको बताता है कि आपने टेस्ट कराना है या नहीं, कि आपने सिम्टम्स क्या है, आपकी अंडरलाइंग कंडीशंस क्या थी, अल्लाह माफी आपको कैंसर है, डायबिटीज़ है, आप कोविड-19 वाइड स्प्रेड एरिया में थे, होती है ताकि आपको आपके अकॉर्डिंगली बिल्कुल वो जो इंडिविजुअल केस है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताता है। फिर इसमें कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ आती है, जैसे आजकल आपको पता है कि इतने ज़्यादा SOPs और लॉकडाउन के ऊपर सर्कुलर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, सो डायरेक्टली फ्रॉम दी गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग PITB के साथ भी हमारे ये टेक हाँ जी है, तो हम लोग उनसे प्रोक्योर करते हैं, प्रोविंशियल और नेशनल लेवल के सर्कुलर्स लेते हैं, फिर आपको डेटा स्प्रेड पता चलता है, स्टेटिस्टिक्स का पता चलता है इसके थ्रू, और बहुत से और ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस ऐप को आपको और आपके गिर्द के लोगों को महफूज रखने में ये काम देती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इंशाल्लाह इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जैसे आपने जिक्र किया कि हम जब दुनिया में देखते हैं कि वो टेक्निकली कितने एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी को वो किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मुझे जब स्पेशली वाइल ट्रेवलिंग हमें बड़ा फील होता है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों नहीं है, पाकिस्तान इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। बट लुकिंग एट यू गाइज और आप जैसे और भी बहुत से लोग जो टेक्नोलॉजी में अपने आप को बड़ा ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोजर कर रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक्चुअली प्राउड फील होता है कि गोना बी देयर, हम भी उनसे कम नहीं है और हम भी ये सब कुछ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई एम सो हम्बल्ड कि मेरे सीनियर्स ने मेरे अंदर ये ट्रस्ट रखा कि मैं इस इतने बड़े इनिशिएटिव को लीड कर सकूं। और आई टेल यू कि इस तरह है जैसे कि एक ना ह्यूमैनिटी में फेथ रिस्टोर हो गया, क्योंकि बहुत सारी और सर्विसेज ने खुद से विलिंगली हमारे साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है। सो इस ऐप के थ्रू आपको एसेंशियल सर्विसेज की घर पे रसाई भी मिल सकती है, जैसे शौकत खानम
लैब्स और चुगताई लैब से आप स्टे एट होम रह के आप होम पे टेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिस्क है, रॉबिनहुड आर्मी है जी, उनसे चैरिटी एड ले सकते हैं, दे सकते हैं थ्रू चीते, थ्रू दिस कोकेयर ऐप। ओके, उनकी सर्विसेज आप अच्छा, लिंक वो भी उनके साथ आपकी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है। साथ साथ टेली हेल्थ सर्विसेज लाइक ओला डॉग, डॉक्टर्स, हेल्थ वायर, सेहत कहानी, आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस डॉक्टर से ले सकते हैं। सो और भी बहुत सारी सर्विसेज हमारे साथ ऑन बोर्ड होना चाह रही हैं एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कुछ पे नहीं करना इस सर्विस को लेने के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि चीते बेसिकली शायद सिर्फ फूड डिलीवरी एक कंपनी है कि आपने कहीं ऑनलाइन ऑर्डर किया है और आप चीते के थ्रू वो डिलीवर करा रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट से, किसी भी जगह से वो आपके घर आ जाएगा। बट आपने बहुत सी चेंजेस लाए हैं इसके दौरान, खास तौर पर इन 7 मंथ्स के अंदर। जी जी, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि दे कैन यूज चीते फॉर एनीथिंग जो उनको चाहिए। सो इट इज़ ट्रू कि हम लोग भी स्टार्टेड ऑफ एज मेनली अ फूड डिलीवरी कंपनी, बट अब हम लोग बहुत और वर्टिकल्स में जा रहे हैं। हमारा वर्टिकल एक, जैसे मैंने बताया कि अद्वियात की फराहमी, फार्मेसी है एंड विद इन 30 मिनट्स, ग्रोसरी है वो भी विद इन 30 मिनट्स, और हम लोग B2B लॉजिस्टिक्स भी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग मिल्क के अंदर भी जा रहे हैं। सो ग्रोथ और इनोवेशन पे हमारा बहुत फोकस होता है और हम लोगों ने आज से कि इन 7 महीनों में जो हमारे महीनों का प्लान था वो हम लोगों ने दिनों में अचीव किया है। सो हम लोग बहुत ही एक फास्ट पेस्ड कंपनी भी है, बिल्कुल, और ग्रोथ और इनोवेशन पे हमारा बिल्कुल। एंड आई थिंक वक्त का तकाजा भी यही था। सो ऑल यू हैव टू डू इज, आपका iOS है या एंड्रॉयड है, आपको यू हैव टू गो योर प्ले स्टेशन और क्या कहते हैं इसको, ऐप स्टोर, मुझे भूल गया कि iOS में क्या होता है। सो उसमें यू हैव टू राइट कोकेयर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आपकी सेल्फ केयर का एक पूरा पैकेज जो है वो उसके अंदर आपको मिलेगा, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये वो फैसिलिटी है जो आई थिंक जितने लोगों को पता हो वो उतनी आसानी से इसको यूटिलाइज करेंगे। अभी तक कितने लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं और टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं आपको इस चीज़ को हैंडल करने में, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक टीम अल्हम्दुलिल्लाह इज़ सो गुड। इतनी हमारी इन हाउस टेक टीम है, हमारे बैक एंड, फ्रंट एंड इंजीनियर्स, डेवलपर्स, उन्होंने दिन रात एक करके आज से बहुत ही कम अरसे में इस ऐप को निकाला है और बहुत ही टेक्निकली साउंड है ये ऐप। सो कोई भी, हम लोगों ने टेस्ट भी कराई है इसको टेक्निकली एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्सेज और टेकअप अब स्टार्ट हो रहा है बिकॉज लोगों को पता चलना शुरू हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी आप अच्छा कर लें अनटिल अनलेस आप उसकी अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते वो चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। सो जाते जाते एक मैसेज जो आप आवाम को इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें वो क्या होगा? बस ये होगा कि अपने आप को महफूज रखें, अपने साथ सबको महफूज रखें। अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मास्क ना पहनें, SOPs फॉलो करें, इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, घर पे रहें, कोकेर को डाउनलोड करें, चीते को डाउनलोड करें, घर पे रह के अपनी फूड डिलीवरी और बाकी तमाम ज़रूरियात तमाम फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाएं, आराम से घर बैठकर चीते एप्लीकेशन इस्तेमाल करें या उनसे कॉन्टैक्ट करें, ऐप के थ्रू करें, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं एंड आपके डोर स्टेप पर वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह एंड गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग रोड जिस पे आपको मुसलसल रहना है, मुसलसल इनोवेशंस भी करनी है और हम जिस फ़ायदा उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी। और इसी के साथ नाज़न हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़न, जीते हुए मैच को हारना कोई पाकिस्तानी टीम से सीखे, क्योंकि ओवर द वीकेंड एक डिसअपॉइंटमेंट ये भी थी कि पाकिस्तानी टीम जो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग ऑर्डर पर खेल रही थी बैटिंग ऑर्डर को बरकरार नहीं रख सकी और इंग्लैंड में 3 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी है मैनचेस्टर टेस्ट में। अब इसमें शायकीन बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, ऑब्वियसली ग्राउंड में तो मौजूद नहीं थे लेकिन टीवी के सामने, सोशल मीडिया के ऊपर हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये होता है कि हम जैसे ही कोई मैच हारते हैं या कुछ भी होता है हम मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं और फिर मैं पढ़ पढ़ के अक्सर हंस रही होती हूँ कि हम लोग इतने क्रिएटिव हैं कि इतने ज़बरदस्त मीम्स बनाते हैं। सो मेरी टीम ने एक चीज़ प्लान की, हमने सोचा कि ये मैच तो हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, हम गुड लक करेंगे टीम को अगले मैच के लिए, लेकिन आपको एक लाइव मीम दिखाएंगे। वो क्या है वो देखते हैं। आपको लिए चलते हैं इंग्लैंड। सारे हमें ज़रा लाइव मीम दीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी हाँ, आज मेरे इस सेगमेंट में गेस्ट हैं सारे मख्तर और आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं।
इतने अच्छे से कि मेरे ख्याल से ये जो इनकी पिक्चर है शायद ही कभी किसी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर ना की हो, विद डिफरेंट टैगलाइंस जो अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये हुआ तो एक मैच के दौरान था लास्ट वर्ल्ड कप में, जब उन्होंने इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए थे और फिर ये पिक्चर इतनी वायरल हो गई कि कोई भी जोक है, कोई भी एक्सप्रेशंस आपने देने हैं किसी, मतलब वसीम अदामी साहब देखिए उनके बिल्कुल उस तरह से जो है वो कर रहे हैं। सो ये काफ़ी फेमस हो गया, फिर हर चीज़ में, हर टॉपिक में ये आना शुरू हो गया। सो इस पर हम बात करते हैं सारिम से। अस्सलाम वालेकुम सारिम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके। हाउ डज इट मेक यू फील कि ओवर वन पिक्चर आप इतने फेमस हो गए कि पाकिस्तान में बच्चा बच्चा अब आपको पहचानता ही नहीं, सिर्फ आपकी पिक्चर शेयर भी करता है। कैसा लगता है आपको? बहुत अजीब सा लगता है, इवन आफ्टर 1 ईयर। पर्टिकुलरली 12 जुलाई को अभी थोड़े दिन पहले जब मुझे लोगों ने टैग करने शुरू किया कि जी थैंक यू फॉर गिविंग अस द परफेक्ट मीम टेम्पलेट एवर, सो इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि इवन आफ्टर 12 मंथ्स लोग अभी तक उसको यूज कर रहे हैं और अभी तक उसको लाइक करते हैं। वेरी ओवरवेलमिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। So did you know this when you were giving this expression? जब आप ऐसे करके खड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं, ये हुआ क्या था exactly? What was the moment? Obviously you would remember कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था आई थिंक ये मैच, और वर्ल्ड कप मैचेस चल रहे थे, कैच ड्रॉप हुआ था आई थिंक, बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। बस एक स्पॉन्टेनियस डिसअपॉइंटमेंट का एक्सप्रेशन था। आई वुडंट से कि मैं कुछ करना चाह रहा था, बस बॉल ऊपर आ रही थी तो आई वाज वेरी क्लोज टू द बाउंड्री लाइन, तो मैं कैच करने की कोशिश कर रहा था इनफैक्ट। देन आसिफ ड्रॉप्ड इट इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो बस एक स्पॉन्टेनियस इनिशियल रिएक्शन हुआ जो कि कैमरा ने कैप्चर किया एंड इमीडिएटली कॉट ऑन। बस वहीं से निकल के इतना वायरल हुआ है कि अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। आपका चक्कर लगा है पाकिस्तान में इसके बाद? जी मैं 2 दफा पाकिस्तान आया हूँ, दोनों दफा लैंड करते हुए लाहौर और कराची। फैन मोमेंट्स बहुत हुए होंगे, लोगों ने रिएक्ट किया। सारी मैंने कहा फैन मोमेंट्स बहुत हुए होंगे, लोग रोक रोक के कह रहे होंगे हमें सेल्फी बनानी है आपके साथ। बिल्कुल, लोगों ने बहुत इमीडिएटली एयरपोर्ट पे ही सेल्फी बनाई है। इनफैक्ट मैंने तो एक फ्लैट हैट बाय की थी और वो पहन के चल रहा था क्योंकि मुझे इतने लोग इंटरप्ट कर रहे थे जहाँ पे भी मैं जाता था। मेरे भाई की वेडिंग थी तो वहाँ पे मुसलसल मैं यही कर रहा था कि सब लोग के मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। इट वाज फन, बहुत इंजॉयबल मोमेंट होता है जब लोग आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और दे वांट टू टेक अ सेल्फी विद मी। जी। अच्छा, इस पूरे सीन में जब आपके बारे में पढ़ा और देखा तो आपको वाकई में क्रिकेट का बड़ा शौक भी है और आप बहुत इंटेंशंस भी रखते हैं और इंटेंस लेते हैं मैचेस को। इस मैच से पहले भी हमने आपका एक वीडियो मैसेज चलाया था जो आपने ना सिर्फ शायकीन के लिए बल्कि टीम को एक मैसेज दिया था, और वो जो आपका मैसेज था वो लगता है पाकिस्तानी टीम ने सेकेंड इनिंग में स्पेशली नहीं सुना, जिसकी वजह से हम ये पहला मैच टेस्ट सीरीज़ का हार गए। क्या कहेंगे आप? क्रिकेट ओपिनियंस को मैटर करना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए हमारी टीम को? नहीं, आई गेस हमारी टीम को तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। जो सारे एक्सपर्ट्स और फैंस कह रहे हैं उनको अपने प्ले पे और अपने स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना चाहिए जो उन्होंने बनाया है। पर्टिकुलरली मैच से पहले इतनी भरमार होती है मैसेजेस की और एडवाइस की, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। और मैच के बाद भी आई थिंक जिस तरह हमारा मीडिया, हमारे एक्सपर्ट्स टीम के पीछे पड़े उनको इतना डाउन किया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। इतनी यंग टीम है हमारी, टेस्ट मैच में खास तौर पे हमारे बॉलर्स तो 18 इयर्स, अब 17 इयर्स एंड 20 इयर्स के हैं, उसके बावजूद हम बस 3 विकेट्स के मार्जिन से हारे। तो आई थिंक हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। आप एज अ क्रिकेट फैन ना सिर्फ मोटिवेट कर रही हैं हमारी टीम को फॉर द नेक्स्ट मैच, और आप कह रहे हैं बेनिफिट ऑफ डाउट और मार्जिन देना चाहिए, विच इज़ ट्रू। लेकिन एज अ प्योर क्रिकेट लवर एंड फैन आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जीता हुआ मैच, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, हमारे बॉलर्स छा गए थे, एक्सपेक्टेड नहीं था। जो पहली इनिंग में हमने इंग्लैंड की टीम के साथ किया, बैटिंग ऑर्डर गिरता गया, सेकेंड इनिंग में बिल्कुल 180 पर घूम गए हम। बिल्कुल ऊपर नीचे तो होता ही है, और वी ऑलवेज न्यू कि हमारी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है।
फर्स्ट इनिंग में हमारी एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हुई थी जिसकी वजह से हमारा स्कोर काफी ऊपर गया था। हाँ। लेकिन इवन फोर्थ इनिंग में हमारी बॉलिंग भी अच्छी हुई थी, मतलब हमने 117 पे उनके 5 आउट किए थे, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, वो एक पार्टनरशिप आउटस्टैंडिंग हुई थी। व्हेन यू प्ले आउटस्टैंडिंगली आप अपना मैच दूसरी तरफ कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इंग्लैंड डिड। हमें कोई बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। मैच हम लोग बिल्कुल करीब में थे जीतने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना, थोड़ी सी तो डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी ना, तो आप उसको एक एक्सप्रेशन की शक्ल में हमें दिखाएं। अभी जो आपने ये वाला एक्सप्रेशन दिया था, दैट वाज अ बिट एक्साइटेड एक्सप्रेशन कि हम अगर जीत गए नेक्स्ट मैच तो ये इन फ्यूचर आप यूज कर सकते हैं। बट ये जो हम मैच पर्टिकुलरली हारे हैं, इसके लिए लोग जानना चाहते हैं, अच्छा अब सारिम अख्तर का इस दफा वाला एक्सप्रेशन क्या है? नहीं, इस दफा वाला सेम ही है, बिल्कुल। डिसअपॉइंटमेंट हुई थी थोड़ी देर, इनफैक्ट काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि बिल्कुल हमारे ग्रास्प से मैच निकल गया था। बट आई वुड से व्हाट कैन यू डू दैट पॉइंट इन टाइम, जब ऑपोजिशन इतना अच्छा खेल के आपसे मैच लेके गई है, तो आई थिंक यू शुड कांग्रेचुलेट योरसेल्फ एज वेल एज द ऑपोजिशन फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल मैच। Well, thank you so much Sarim for being with us and I really hope कि हम अपने पुराने वाले नॉर्मल की तरफ चले जाएं, जब स्टेडियम्स भी ओपन हो, ऑडियंस भी ओपन हो और आपको दोबारा शायकीन जो है वो स्टेडियम में भी देखें और फिर ढूंढें कि अब कोई नेक्स्ट मीम के लिए हमें अपग्रेडेड एक्सप्रेशन मिलता है या नहीं मिलता। Well, thank you so much for being with us and thank you so much for giving us so much laughter in different kind of memes जिसमें आपका मीम टेम्पलेट इस्तेमाल होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे सीमल हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।